सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 12 का जो गृह विज्ञान विषय है उसका चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 18 पढ़ा, अभिवृद्धि और विकास। लेकिन उस चैप्टर के अंतर्गत हमने 0 से 5 वर्ष तक की अवस्था में बालक की अभिवृद्धि कैसे होती है, उसका विकास किस तरह से होता है, वो हमने देखा। अब इस पाठ के अंतर्गत हम देखेंगे कि 6 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चे का विकास और अभिवृद्धि कैसे होती है। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। आप पहले पढ़ चुके हैं कि जन्म से वृद्धावस्था तक विकास एक सतत प्रक्रिया है। हमने पहले ही पढ़ा है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक यानी कि मृत्यु पर्यंत, है ना, जो विकास एक सतत प्रक्रिया यानी लगातार विकास होता ही रहता है। हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहते हैं। और ये 4 अवस्था में विभाजित है: बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और वृद्धावस्था। तो पूरे जीवन काल को, ये पूरी जीवन काल की अवस्था को कितने भागों में मोटे मोटे रूप से बांटा है? बाल्य अवस्था में बांटा है, किशोर अवस्था में, इसके बाद में प्रौढ़ावस्था और फिर वृद्धावस्था में बांटा गया है। आपने प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास व अभिवृद्धि के विषय में विशेष लक्षणों के विषय में पढ़ा है। तो हमने पहले वाले पाठ के अंदर जो पाठ नंबर 18 था उसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 0 से 5 वर्ष के बीच में थी, तो उसमें शैशवावस्था भी आ गई, प्रारंभिक बाल्यावस्था भी आ गई। तो इसके बारे में हमने उसके अभिवृद्धि के विशेष लक्षणों के विषय में हमने पढ़ चुके हैं। इस पाठ में आप मध्य बाल्यावस्था यानी कि 6 से 11 वर्ष की अवस्था के दौरान होने वाले विकास व अभिवृद्धि के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है वो हम देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक विकास का वर्णन करना कि मध्य बाल्यावस्था के दौरान यानी कि 6 से 11 वर्ष के दौरान बच्चे के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आता है, क्या उसका विकास होता है शरीर का, उसके बारे में हम जान पाएंगे। इस अवस्था के लिए निर्धारित गत्यात्मक विकास का उल्लेख करना, मध्य बाल्यावस्था के सामाजिक संवेगात्मक विकास का, बालक के व्यवहार से संबंध स्थापित करना, मध्य बाल्यावस्था में होने वाले भाषा विकास का वर्णन करना। तो ये हम इस पाठ में अंतर्गत देख पाएंगे। मध्य बाल्यावस्था में होने वाले संज्ञानात्मक विकास का ब्यौरा देना। अब पहला पॉइंट हम देखते हैं शारीरिक विकास, कि मध्य बाल्यावस्था जो 6 से 11 वर्ष है उस दौरान बच्चे के शरीर में क्या क्या विकास होता है वो हम देखेंगे। आपने देखा होगा कि लड़के और लड़कियां अचानक ही कद में लंबे हो जाते हैं, लेकिन अलग अलग आयु में 2.5 से 3 साल में 10 साल तक, यानी 2.5 से 3 साल, 2.5-3 साल से 10 साल तक, यानी कि वो 2.5-3 साल का है, उससे 10 साल के बीच के दौरान इस साल तक लड़के और लड़कियां हर साल लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर कद में और 2 से 3 किलोग्राम वजन में बढ़ जाते हैं। तो 2.5-3 साल से लेकर 10 साल तक के जो लड़के और लड़कियां होती है उनके जो लंबाई 5 से 7 सेंटीमीटर बढ़ती है, ठीक है, और उनका वजन 2 से 3 किलो बढ़ जाता है। क्या आपने भी अपने आस पड़ोस में देखा है कि 9 से 10 साल की लड़कियां जो अपने ही उम्र के लड़कों से कद में छोटी थी वह अचानक उनसे कद में लंबी दिखने लगती है। लड़कियों में विकास वेग लड़कों की तुलना में अधिक जल्दी होता है। देखो, लड़कियों का जो विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे फिर वो भावनात्मक विकास हो, वो लड़कों की तुलना में उसमें जल्दी होता है और शीर्ष तक भी शीघ्र ही पहुंच जाता है। शीर्ष तक यानी कि लड़के जो है 20 साल की उम्र तक भी उसकी थोड़ी बहुत लंबाई बढ़ती रहती है, लेकिन लड़कियां के 17-18 साल के बाद में उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी ही शीर्ष तक भी पहुंच जाता है। 11 से 13 साल के बीच कद व वजन का बढ़ना ही विकास वेग है। वेग यानी कि तीव्रता, गति। तो विकास किस गति से हो रहा है? तो 11 से 13 साल के बीच जो कद और वजन बढ़ता है वही क्या कहलाता है? विकास वेग कहलाता है। अब है NCHS के अनुसार बच्चों व किशोरों का शारीरिक लंबाई व वजन। तो अब देखो ये सारणी दे रखी है जिसको NCHS ने जारी किया है कि बच्चे का शरीर की लंबाई और वजन किस हिसाब से बढ़ता है। तो ये बच्चों व किशोरों का बता रखा है। तो यहाँ पर आयु दे रखी है वर्षों में, फिर लड़के दे रखे हैं जिसकी लड़के की लंबाई सेंटीमीटर में, वजन किलोग्राम में। लड़कियाँ हैं तो लड़कियों का जो लंबाई सेंटीमीटर में, वजन किलोग्राम में दे रखा है। तो पहले देखिए 0 वर्ष यानी वो जन्म लेता है उस समय, तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई कितनी होगी? 50.5 सेंटीमीटर और वजन होगा 3.300 ग्राम के आसपास, ठीक है, यानी 3 किलो 300 ग्राम के आसपास। लड़कियों को क्या होगा? 49.9 सेंटीमीटर और वजन 3.2 किलोग्राम के आसपास, यानी कि 3 किलो 200 ग्राम के आसपास इसका वजन रहता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगला है 3 माह। जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो उस समय लड़के का वजन क्या रहेगा और उसकी लंबाई क्या रहेगी? तो लड़के का वजन 6 किलो हो जाता है, लंबाई 61.1 सेंटीमीटर हो जाता है, और लड़कियों में लंबाई जो है 60.2 सेंटीमीटर और वजन 5.4 किलोग्राम हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर महीने दे रखे हैं, वर्ष दे रखे हैं, ठीक है। तो ये और उस लड़कियों की लंबाई और वजन दे रखा है।
तो ये आप देख सकते हो, ये 18 वर्ष तक के दे रखा है। तो ये 0 से 18 वर्ष तक लंबाई दे रखी है कि 18 वर्ष तक होते होते, देखो 18 वर्ष तक होते होते लड़कों का जो लंबाई है 177 सेंटीमीटर और वजन 65 किलो के आसपास हो जाता है, जबकि लड़कियों का 164 सेंटीमीटर और वजन 54.4 किलोग्राम के आसपास हो जाता है। तो अब देखते हैं शारीरिक के अनुपात में बदलाव कि बच्चों में जो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उसके शरीर के अनुपात में किस तरह का बदलाव आता है। जैसा आप जानते ही हैं कि नवजात बालक का सिर उसके शरीर के अनुपात के 1/4 होता है। हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि नवजात शिशु का जो सिर होता है उसके शरीर के, जो मैंने आपको बताया था, मान लो उसके शरीर को अगर हम 4 हिस्सों में बांटें, 1/4 का मतलब हुआ 4 हिस्सों में बांटो आप, 4 यानी 4 हिस्से में बांटे तो उसका एक हिस्सा का जो अनुपात है वो शरीर उसके सर के बराबर होगा। यानी एक हिस्सा तो उसका सर के जो आकार से घेरा हुआ, बाकी के 3 हिस्से उसके शरीर के हो गए, है ना। जब बच्चा 6 से 8 साल का हो जाता है तब उसका सिर शरीर के अनुपात के 1/6 हो जाता है और प्रौढ़ावस्था तक आते आते शरीर के अनुपात से 1/8 हो जाता है। यानी कि उसका सर का हिस्सा है जो शरीर के हिस्से का 1/6 रह जाता है। और जब वो प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, बड़े हो जाता है, ठीक है, तब उसका शरीर का जो उसका सिर का हिस्सा है उसके शरीर के अनुपात में 1/8 हो जाता है। यानी अब उसका शरीर तो बहुत बड़ा होने दिखने लग जाता है और सर बहुत छोटा दिखता है उसके शरीर के अनुपात में। दूसरे शब्दों में शरीर के विकास के साथ सिर का अनुपात छोटा होता चला जाता है। जैसे जैसे शरीर का विकास होता है उसका सर का अनुपात जो है वो छोटा होता चला जाता है। मध्य बाल्यावस्था में स्थूल मांसपेशियां, स्थूल यानी बड़ी मांसपेशियां, जैसे कि हमारी पेड़ की हड्डी है, हाथ की हड्डी है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, जांघ की हड्डी है, ठीक है, ये जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां हैं हमारे शरीर में, तो इनका विकास के इस मांसपेशियों के साथ सूक्ष्म मांसपेशियों में भी शीघ्रता से विकास होता है। तो मध्य बाल्यावस्था में स्थूल मांसपेशियों के साथ सूक्ष्म मांसपेशियों में भी शीघ्रता से विकास होता है। सूक्ष्म मांसपेशियां जैसे कि हमारी उंगलियां हैं, हाथ और पैर की उंगलियों की जो मांसपेशियां होती है जो छोटी छोटी होती है ना, उनमें विकास, तो इनमें भी विकास तीव्र शीघ्रता से होता है। कौन सी अवस्था में? मध्य बाल्यावस्था में। तो हुआ शरीर का विकास। अब है दांत, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास कि दांत और हड्डियों और मांसपेशियों का विकास कैसे होता है। तो पहले हम दांत को देखेंगे कि हमने देखा कि यदि आपको याद हो तो बच्चा जब 3 साल का हो जाता है तो उसके 20 दूध के दांत आ जाते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जब बच्चा 3 साल का होता है तब तक उसके 20 दूध के दांत निकल जाते हैं। शुरुआत में उसके नीचे वाले दांत आते हैं, है ना, जो आगे के 2 दांत दिखते हैं, फिर ऊपर वाले दांत आते हैं जो हमें 3 से 4 महीने में, से हमने पढ़ा था पिछले पार्ट के अंदर। तो आपने पिछला पार्ट नहीं पढ़ा तो पहले वो वाली अवस्था पढ़ना जो 0 से 5 साल की है, उसके बाद में ये क्रम से चल रहा है ये पार्ट। अभी 18वें पार्ट में आपके 0 से 5 साल की अवस्था बताई बालक की, इसमें 6 से 11 साल की अवस्था बताई जो बाल्यावस्था है। फिर अगले पार्ट में किशोर अवस्था वाला लेसन आएगा जिसमें आगे वाले जो अवस्था है बच्चे की, यानी कि 12 साल से लेकर किशोरावस्था तक का जो साल होता है, यानी कि 18 साल तक की अवस्था उसमें बताई जाएगी। तो हम देखते हैं कि दांत जो है वो 3 साल तक का हो जाता है तब उसके 20 दूध के दांत आ जाते हैं। मध्य बाल्यावस्था तक बच्चे को 28 दांत आ चुके हैं। जब वो मध्य बाल्यावस्था यानी कि 11 साल तक का हो जाता है, 10-11 साल तक का, तो उसके दूध के दांत तो क्या झड़ना शुरू हो जाते हैं 7-8 साल में, और उसके जो 28 जो स्थायी दांत होते हैं, है ना, वो आ जाते हैं। और ये सब स्थायी दांत होते हैं। तो ये 28 दांत क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। और प्रौढ़ व्यक्ति के 32 दांत आते हैं। और जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, ठीक है, तो उसके 32 दांत आ जाते हैं। यानी कुछ 2-3 दांत जो दाढ़ वगैरह आती हैं पीछे के जबड़े के पीछे मसूड़ों में, जिसको हम प्रज्ञा दांत भी बोल सकते हैं, अक्कल दाढ़ हम बोलते हैं, वो आने लग जाती है। तो इस तरह से 32 दांत उसके आ जाते हैं। ये देखो, ये दूध के दांत होते हैं। फिर मसूड़े, नवजात का जबड़ा इस तरह से होता है, पीछे का जबड़ा इस तरह से होता है, इसमें चित्र दे रखा है। अब हड्डियाँ, हड्डियों का विकास कैसे होता है बच्चों में। देखो, मध्य बाल्यावस्था तक शरीर की सभी हड्डियां बन जाती है और इसके बाद वे आकार और मजबूती में लगातार बढ़ती रहती है। देखो, मध्य बाल्यावस्था में शरीर की जो जितनी भी हड्डियां है वो सब बन जाती है, ठीक है, और इसके बाद में वे आकार और मजबूती में लगातार बढ़ती रहती है। फिर उसका आकार बढ़ेगा हड्डियों का और वो मजबूती प्राप्त करेगी। मध्य बाल्यावस्था में हड्डियों को मजबूती देने के लिए पर्याप्त कैल्शियम होता है। तो मध्य बाल्यावस्था में उसको किसकी जरूरत होती है? पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसकी हड्डियां विकसित हो रही होती है, वो मजबूत हो रही थी। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसी कारण मध्य बाल्यावस्था में बच्चे काफ़ी फुर्तीले होते हैं। मजबूत हड्डियां मांसपेशियों को अच्छा आधार देती है। जैसे जैसे कैल्शियम हड्डियों में जमा होता है वह कड़ी होने लगती है। तो हमने पिछले बार में पढ़ा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी मांसपेशियां जो होती है, हड्डियां होती है, वो बहुत ही कोमल होता है, तभी तो गिरता तो फ्रैक्चर नहीं होता। लेकिन जब वो जैसे जो बड़ा होता है तो उसकी कैल्शियम की वजह से उसकी हड्डियां कठोर होती जाती है, कड़ी होने लगती है, तो गिरने से उसमें फ्रैक्चर का खतरा रहता है। और उन्हें तो जैसे जैसे कैल्शियम हड्डियों में जमा होता है वह कड़ी होने लगती है और उनके टूटने की संभावना भी बढ़ जाती है।
अगला है मांसपेशियाँ और वसा। देखो, शरीर में मांसपेशियाँ और वसा में बढ़ोतरी होती है, तो सभी हड्डियाँ वसा व मांसपेशियों से ढकी होती है। तो हमारी जो भी शरीर की हड्डी आपने देखा होगा कि उस हड्डी के चारों तरफ मांसपेशी लगी होती है ना, और वो वसा से, चिकनी चीज से ढकी रहती है। 7 से 8 वर्ष की आयु में लड़कियों की बाजुओं, टांगों व धड़ पर चर्बी एकत्रित होने लगती है, जबकि लड़कों में चर्बी से अधिक मांसपेशियां होती है। इसी कारण लड़के अधिक बलिष्ठ होते हैं। तो लड़कियों की तो चर्बी जमती है, जो बाजू है, टांग है, धड़ है, उसके ऊपर, जबकि लड़कों की क्या जमती है? मांसपेशियां। तभी तो ज़्यादा मसल्स होती है उनके अंदर, ठीक है। तो मांसपेशियां होती है, इसी कारण वे अधिक बलिष्ठ होते हैं। वे लंबी दूरी तक दौड़ लगा सकते हैं, वे ऊंची कूद भर सकते हैं। तो ये कुछ पाठ के प्रश्न दे रखे हैं जो हमने पढ़ा है, उसी के अंदर से कुछ प्रश्न बने हुए हैं कि मध्य बाल्यावस्था में बच्चे के मुंह में दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? हमने पढ़ा 28 हो जाती है। तो इस मध्य बाल्यावस्था में सिर और शरीर का अनुपात कितना हो जाता है? तो हमने पढ़ा 1/6 के आसपास हो जाता है, और प्रौढ़ अवस्था तक पहुँचते पहुँचते 1/8 हो जाता है। शरीर की सभी हड्डियां बन जाती है, किससे बनती है? मध्य बाल्यावस्था तक बन जाती है ना। लड़के अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा क्या होती है? मांसपेशियां होती हैं। तो इस तरह से आपको इनके उत्तर देना है। अगला है गत्यात्मक विकास। तो हमने ये पढ़ लिया। अब अगला पॉइंट है गत्यात्मक विकास। तो गत्यात्मक विकास किस तरह से होता है? गत्यात्मक विकास का मतलब होता है कि बच्चे कई तरह की गतिविधियां करते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंदर है ना फुर्ती है, मांसपेशियों का विकास होता है। क्या आपने 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे को स्कूल के बाद अपनी कक्षा से बाहर आते देखा है? देखा होगा आपने कि 6 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं वो स्कूल से जब छुट्टी हो जाती है कक्षा से, तो वो कक्षा से बाहर आते हैं। तो बाहर आते तो आपने देखा होगा क्या कि वह क्या कर रहे होते हैं? आपने ठीक देखा है। उनमें से कुछ दौड़ रहे होते हैं, कुछ रस्सी कूद रहे होते हैं, और कुछ मुंडेरों को पार कर रहे होते हैं। तो कुछ मुंडेरों पर संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं। इन सभी क्रियाकलापों में बच्चे अपनी मांसपेशियों को भिन्न भिन्न गतियों के अनुसार समन्वय करना सिखाते हैं। तो ये जो भी गतिविधियां बच्चे करते हैं, तो इसके साथ क्या होता है कि उनकी जो मांसपेशियां है, हड्डियां है, वो तरह तरीके से संतुलन बनाना सीख जाती है, समन्वय करना सीख जाती है। शरीर में 2 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। स्थूल यानी कि बड़ी मांसपेशियां जो बाजुओं, टांगों व पीठ आदि में होती है, और सूक्ष्म यानी छोटी मांसपेशियां जैसे कि हाथ और पैर की उंगलियां। संभवतः आप जानते ही होंगे कि मांसपेशियों की क्रिया उसमें सिकुड़न व फैलाव से होती है। तो मांसपेशियों की क्रिया कैसे होती है? जब हम सिकुड़ते हैं, अपने हाथ पैरों को सिकुड़ते हैं, फैलाते हैं, तो उसकी वजह से उसमें क्रियाएं होती हैं। शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न भिन्न मांसपेशियां होती है, और कई बार कुछ एक सी मांसपेशियां शरीर की भिन्न भिन्न गतियों को नियंत्रित करती है। इस नियंत्रण में कुछ स्वचालित होती है, तो कुछ में नियंत्रण को सीखा जाता है। कुछ तो मांसपेशियां ऐसी होती है जो अपने आप ही चलती रहती है, और कुछ पर हमें नियंत्रण करना सीखना होता है। मांसपेशियों का जो नियंत्रण सीखा जाता है उसे मांसपेशीय समन्वय कहते हैं। प्रश्न यहाँ से बनता है कि मांसपेशियों का समन्वय किसे कहते हैं? तो मांसपेशियों का जो नियंत्रण सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं? मांसपेशियों का समन्वय कहते हैं। मान लो छोटा बच्चा है, वो भी चलना सीख रहा है, उसके पैर पहले डगमगाते हैं, उसके पैरों पर अभी मांसपेशियां यानी कि पैर की मांसपेशियां है, तो वो क्या है? स्थूल मांसपेशियां है। उसकी मांसपेशियों पर अभी संतुलन नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा उस पर प्रयास करता है चलने का, है ना, तो फिर वो चलने लग जाता है, फिर वो दौड़ने लग जाता है। इसका मतलब उसकी पैरों की मांसपेशियों पे क्या आ गया? संतुलन स्थापित कर दिया, उसमें समन्वय स्थापित हो गया, ठीक है। तभी तो अच्छे से चल पा रहा है। इसी तरह हाथ की उंगलियां हैं, तो जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है बच्चा, तो उसको अपने हाथ की उंगलियों का भी समन्वय करना सीख जाता है। पहले चीज़ों को मुट्ठी में पकड़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो उंगलियों से वस्तुओं को पकड़ने लगता है। तो उसने क्या किया? अपनी जो उंगलियां है, उंगलियों में छोटी मांसपेशियां, उसमें भी उसने समन्वय करना सीख लिया। मांसपेशियां समन्वय 2 प्रकार का होता है, सूक्ष्म और स्थूल। तो बड़ी मांसपेशियों का समन्वय और छोटी मांसपेशियों का समन्वय। तो इस सूक्ष्म में मतलब छोटी मांसपेशियां, स्थूल यानी बड़ी मांसपेशियां। छोटी मांसपेशियों की गति को सूक्ष्म मांसपेशीय समन्वय व बड़ी मांसपेशियों की गति को स्थूल मांसपेशीय समन्वय कहते हैं। दौड़ने, कूदने, चढ़ने व संतुलन बनाने वाली क्रियाओं में स्थूल मांसपेशियां समन्वय का कार्य करती हैं। जब भी बच्चा दौड़ता है, कूदता है, कहीं चढ़ता है, कुछ वह संतुलन बनाता है, तो उसमें कौन सी मांसपेशियां काम आती है? स्थूल मांसपेशियां काम में आती है, ठीक है। जबकि बच्चा लिखता है, चम्मच को पकड़ता है, टाई की गार्ड बांधता है, जूते की फीत बांधता है ना, तो उसमें कौन सी मांसपेशियां काम आती है? उसकी सूक्ष्म मांसपेशियां काम आती है। तो हम पहले स्थूल मांसपेशियां देखो, ये तो कुछ खेल रहा है तो उसमें पूरी मांसपेशियां काम आ रही है, यानी कि वो खेल रहा है तो उसके शरीर की जो पैर की हड्डी है वो पूरी मूवमेंट कर रही है, ठीक है। हाथ है, शरीर है, वो पूरा मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें बड़ी मांसपेशियां में संतुलन बढ़ रहा है। आइए अब निम्न निरीक्षण करें। एक पेंसिल मेज पर पड़ी है, इसके 1 वर्ष की आयु का बच्चा किस प्रकार उठाएगा?
एक 3 व 11 वर्ष की आयु का बच्चा किस प्रकार उठाएगा, आप किस प्रकार उस पेंसिल को उठाएंगे। तो एक तो 1 वर्ष का बच्चा उस पेंसिल को कैसे उठाएगा, 3 से 11 वर्ष का उस बच्चा उस पेंसिल को कैसे उठाएगा, और हम उस पेंसिल को कैसे उठाएंगे जो बड़े हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि 1 वर्ष वाला बच्चा पेंसिल उठाने के लिए अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करेगा। ये मैंने पिछले पार्ट में बताया कि वो बच्चा क्या करेगा, पूरी हथेली का प्रयोग करेगा, क्योंकि अभी उसका मांसपेशियों का विकास अच्छे से नहीं हो पाया है ना। तो 1 वर्ष का बच्चा पेंसिल उठाने के लिए अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करेगा, जबकि 3 साल का बच्चा 1 से अधिक उंगलियों व अंगूठे का प्रयोग करेगा। 3 साल का बच्चा 1 से अधिक उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग करेगा, वो 4-5 उंगलियों से उसको उठाएगा। ठीक है, अर्थात वह अपने अंगूठे व तर्जनी का प्रयोग कर उसे घुमा सकता है, या तो 1 से तो जबकि 3 साल का बच्चा 1 से अधिक उंगलियों का व अंगूठों का प्रयोग करेगा। एक 11 वर्षीय बच्चा अपनी तर्जनी और अंगूठे का प्रयोग कर पेंसिल उठाएगा। तर्जनी जो पहले नंबर की उंगली है ना, और अंगूठे, इसका उपयोग करके उसको उठा सकता है, अर्थात वह अपने अंगूठे व तर्जनी का प्रयोग करके उसे घुमा भी सकता है, या लिखने के लिए उपयुक्त दबाव डालकर लिख भी सकता है। तो ये कौन करेगा, 11 वर्ष का बच्चा। तो धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों में क्या होने लग गया, समन्वय होने लग गया है। अंगुलियों की इस प्रकार की मांसपेशियां है, तो अंगुलियों किस प्रकार की मांसपेशियां है, सूक्ष्म या स्थूल। तो हमने देखा कि ये छोटी मांसपेशियां हैं, बड़ी या छोटी, तो ये छोटी मांसपेशी जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म मांसपेशियां। तो उंगलियों में किस प्रकार की मांसपेशियां है, बड़ी या छोटी, जाहिर है छोटी। इस उदाहरण से आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे पेंसिल उठाने के लिए स्थूल मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जबकि एक बड़ा बच्चा सूक्ष्म मांसपेशियों का प्रयोग करता है। वो छोटा बच्चा स्थूल मांसपेशियों पूरे हथेली का उपयोग करेगा, ठीक है, जबकि बड़ा बच्चा सूक्ष्म मांसपेशियों सिर्फ उंगली से ही वो वस्तु को उठा लेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग में दक्षता हासिल कर लेता है। जैसे जैसे बड़ा होगा, वो छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करने में उसमें दक्षता, यानी उसमें कौशल उतना आ जाएगा। यही वह समय है जब बच्चे को सूक्ष्म मांसपेशियों को समन्वय करना सिखाया जा सकता है, जैसे लिखना, सिलाई का काम व चित्र बनाना आदि। क्या आप भी कुछ इस प्रकार की गतिविधियों के विषय में बता सकते हैं। तो छोटे बच्चे को इस तरह के कार्य करवाए जाते हैं ताकि वो अपने सूक्ष्म मांसपेशियों पर क्या कर सके, समन्वय स्थापित कर सके। तो उन बच्चों को चित्र बनाना है ना, कुछ वस्तुएं बनाना है, आटे की गोलियां बनाना है ना, कागज़ को फाड़ना है। तो छोटी छोटी मांसपेशियों से उससे कार्य करवाया जाता है, छोटी छोटी उंगलियों से, ताकि अपनी छोटी उंगलियों पर उसका क्या हो सके, संतुलन स्थापित हो सके। क्या आप भी कुछ इस प्रकार की गतिविधियों के विषय में बता सकते हैं। आप अनुभव से ये तो जानते ही है कि बच्चे चलना, दौड़ना, कूदना, ठोकर मारना आदि लिखना सीखने से पहले ही सीख जाते हैं। ये क्या साबित करता है, ये बताता है कि सूक्ष्म मांसपेशियों के प्रयोग से पहले बच्चा स्थूल मांसपेशियों का प्रयोग करना सीखता है। यानी कि छोटी मांसपेशियों के प्रयोग से पहले वो क्या सीखता है, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना सीख जाता है। अब है संवेदनशील अवधि। संवेदनशील अवधि क्या होती है वो हम देखेंगे। संवेदना क्या होती है, उसकी भावनाएं होती है बच्चों की, वो संवेदना के अंतर्गत आती है। सोचिए, यदि हम बच्चे को उसकी मांसपेशियां विकसित होने से पहले ही उस पर किसी कार्य को करने का दबाव डालें तो क्या होगा। मान लो उसकी अभी तो छोटी उंगली की मांसपेशियां विकसित नहीं हुई है, और उसको हम कहेंगे तू लिखने का प्रयास कर, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख, तो वो क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी उसकी मांसपेशियां विकसित ही नहीं हुई है। या अभी छोटा बच्चा है 1 साल का, और उसको कहे तो दौड़ लगा जोर से, क्योंकि अभी तो उसकी बड़ी मांसपेशियां विकसित नहीं हुई, तो हम उसको वो कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। हाँ, अविकसित मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसकी जो मांसपेशियां अविकसित हैं वो क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। किन मांसपेशियों को सबसे अधिक क्षति पहुंचने की संभावना होती है, सूक्ष्म मांसपेशियों को। ऐसी स्थिति में क्या होगी, छोटी छोटी मांसपेशियां, उसके शरीर में छोटी छोटी हड्डियां है ना, वो क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। यही कारण है कि बच्चों पर 4.5 या 5.5 वर्ष की आयु से पहले लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए, वरना उनकी छोटी छोटी मांसपेशियां क्या हो जाएगी, विकृत हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्कूल में औपचारिक शिक्षा कक्षा 1 से ही प्रारंभ होती है, जब बच्चा 5 से 6 वर्ष की आयु का हो जाता है। तो औपचारिक शिक्षा पढ़ाई कब से शुरू होती है बच्चे की, 5 से 6 वर्ष की आयु में। कई बार हम देखते हैं कि 3 साल के बच्चे को भी स्कूल डाल दिया जाता है, लेकिन उनको पढ़ाई लिखाने का काम नहीं करवाया जाता। वहाँ प्री स्कूल में उनको डाला जाता है, वहाँ वो बच्चे खिलौने से खेलते हैं, कविताएं गाते हैं, खेल कूद का काम ही उनसे करवाया जाता है, ताकि उनकी मांसपेशियों क्या हो जाए, विकास, ना कि उसने लिखने का ज़्यादा काम उसको नहीं करवाया जाता। या फिर उनसे चित्र वगैरह भरवाए जाते हैं, नए नए चित्रों की पहचान करवाई जाती है, सभी काम उससे ओरल करवाया जाता है, यानी मौखिक कार्य उन बच्चों से ज़्यादा होता है। साथ में खेलने कूदने का काम उनसे करवाया जाता है, ताकि उनकी मांसपेशियों का, स्थूल और सूक्ष्म मांसपेशियों का अच्छे से विकास हो पाए। और लिखने के लिए सूक्ष्म मांसपेशियों का एकीकरण पूर्णतः कर सकता है। तो देखो, 6 से 5 वर्ष तक के बच्चे का ही पहली क्लास में एडमिशन होता है, क्योंकि लिखने के लिए सूक्ष्म मांसपेशियों का एकीकरण उस समय पूर्णतः हो जाता है, उसकी सूक्ष्म मांसपेशियां पूर्णतः विकसित हो चुकी होती है। 6 से 11 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की हाथ की लिखावट धीरे धीरे सुधरने लगती है, और वह अच्छी तरह से, वह तेज रफ्तार से भी लिख सकता है। संवेदनशील अवधि वह समय है जब कोई क्रिया दक्षतापूर्वक सीखी जा सकती है। तो संवेदनशील अवधि हम किसे कहेंगे, आपको ये याद रखना है कि ये वह अवधि यानी वह समय सीमा है
जब वह सीमाएं, तो संवेदनशील अवधि वह समय है जब कोई क्रिया दक्षतापूर्वक सीखी जा सकती, दक्षता यानी पूरी दक्षता के साथ में, पूरे कौशल के साथ में उस कार्य को सीखा जाता है। संवेदनशील अवधि के आसपास शरीर किसी विशेष क्रियाकलाप या कौशल को सीखने के लिए तैयार हो जाता है। यदि बच्चे को उचित प्रोत्साहन और अभ्यास कराया जाए तब बच्चा उस कार्य को भली भांति और दक्षतापूर्ण सीखेगा। 6 से 11 साल के बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की कई गतिविधियां सीख जाते हैं। वे भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। इस सूचना से हमें क्या पता चलता है? इसका अर्थ है इसका अर्थ क्या है कि इसका अर्थ है इस उम्र में बहुत सी मांसपेशियां परिपक्व हो जाती है। निम्न चार्ट में 6 से 10 वर्ष के बीच के गत्यात्मक विकास व कौशलों के विषय में दर्शाया गया है। तो भिन्न भिन्न तरह के खेल 6 से 11 साल के बच्चे खेलते हैं क्योंकि उनके शरीर की कई मांसपेशियां विकसित हो जाती है। देखो क्या क्या खेलते हैं। 6 वर्ष तक क्या करता है बच्चा? दौड़ता है, ठीक है। 6 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? दौड़ना, ठोकर मारना। क्या करेगा? चित्र 19.6 में पकड़ना, गेंद फेंक सकता है, संतुलन स्थापित करना, नियंत्रित करना, यानी कि एक ही। तो देखो पहले उम्र दे रखा, फिर दौड़ना, ठोकर मारना, संतुलन करना, कूदना, फादना। ये 6 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? गेंद फेंक सकता है, संतुलन में एक ही पाँव पर बहुत कम समय तक संतुलन बनाए रख सकता है, एक पाँव पर खड़ा हो सकता है, ठीक है। कूदना में वो क्या करेगा? दोनों पाँव से रस्सी कूद सकता है। कौन सा बच्चा? 6 वर्ष का बच्चा। फिर 7 वर्ष का, ये क्या करेगा? गेंद को अनुमानित दूरी तक फेंक सकता है, एक ही पाँव पर कुछ देर तक संतुलन बनाए रख सकता है, छोटे चौरस आकारों में कूद सकता है। तो ये उसका कूदना फादना हो गया। 8 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? एक छोटी गेंद को अनुमानित दूरी पर फेंक सकता है, एक पाँव पर कुछ समय तक खड़ा हो सकता है और एक पाँव से रस्सी कूद लेता है और उछल कूद वाले खेल आसानी से खेल पाता है। 9 वर्ष का बच्चा क्या करेगा? 9 वर्ष क्रियाओं का समन्वय करके दौड़ना, छोटी गेंद को लंबी दूरी तक फेंकना, आसानी से दौड़ सकता है, एक पाँव पर लंबे समय तक कूद सकता है, अपनी ही ऊंचाई तक कूद लेता है। 10 वर्ष का बच्चा जांच परख कर छोटी गेंद को रोक लेता है, एक पाँव पर खड़े रहकर लंबे समय के लिए संतुलन बनाए रखता है और एक ही समय पर दौड़ना और कूदना कर सकता है। तो ये कुछ इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो अभी हमने पढ़ा। आगे हम देखते हैं भाषा विकास, कि बच्चे का भाषा विकास किस तरह से होता है। तो भाषा विकास के अंतर्गत हम देखेंगे कि आइए अब देखते हैं कि भाषा बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। देखो कई बार यहाँ से ऐसे प्रश्न बनते हैं कि बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए या संक्षिप्त में उत्तर लिखिए, या बाल्यावस्था में है ना गत्यात्मक कौशलों का विकास कैसे होता है वो आप बताइए। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनता है। आइए अब देखिए कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। क्या आपने कभी एक 8 वर्षीय बाल के साथ बात की, 8 वर्षीय बालक के साथ आपने बात की है? आपको देखकर आश्चर्य होगा कि एक बच्चा कितना जानता है और उसे अपनी भाषा में समझा भी सकता है। मध्य बाल्यावस्था के आते आते 6 से 11 वर्ष, यानी कि मध्य बाल्यावस्था में 6 से 11 वर्ष तक बाल्यावस्था में आते आते एक बच्चे का भाषा पर पूर्ण अधिकार हो जाता है, यानी वो हर तरह की बात वो बच्चा कर लेता है और अपने बात को समझा भी देता है। बच्चे का भाषा कोश लगभग 14,000 से 30,000 शब्द तक हो जाता है। तो उसके अगर शब्दकोश देखिए, बच्चे का भाषा कोश मतलब शब्दकोश, तो 14,000 से लेकर 30,000 तक शब्दों का भंडार उसके पास होता है। भाषा का प्रयोग करने की व उसे प्रेषित करने की क्षमता इस उम्र में विकसित हो जाती है। इस उम्र में बच्चा ये भी समझता है कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। बच्चे समानार्थी शब्दों के भिन्न प्रयोग पर चुटकुले बनाकर अपना मनोरंजन करता है। तो वो समझ जाता है कि एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, ठीक है, और वो समानार्थी शब्दों पर चुटकुले बनाने लग जाता है और मनोरंजन भी करता है। 6 से 11 साल के बच्चे बेहतर वाक्य बनाना सीख जाते हैं। वे न केवल ये जानते हैं कि एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, बल्कि वे ये भी जानते हैं कि एक ही उच्चारण वाले भिन्न शब्दों का लिखने का तरीका भी भिन्न हो सकता है। यानी कि एक ही उच्चारण वाले कुछ शब्द, जैसे कि मान लो किला है और कीला है ना, तो उस शब्दों के अंतर को समझ जाते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में कॉर्न का अर्थ भुट्टा भी हो सकता है, त्वचा की दर्दनाक बीमारी भी हो सकती है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में हेयर और हेयर या वोल और होल शब्दों के उच्चारण, तो अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं जैसे कि हेयर और हेयर या होल और होल, शब्दों के उच्चारण तो एक समान है लेकिन अर्थ व लिखने का तरीका भिन्न भिन्न है। वे भाषा के विभिन्न रूपों, लोकोक्ति और रूपक का प्रयोग कर उसका आनंद उठा सकते हैं। तो लोकोक्ति है, मुहावरे है, इनका वो प्रयोग करना सीख जाते हैं। कुछ रूपक इस प्रकार, जैसे कि लोमड़ी की जैसी खोपड़ी है ना, तो इस तरह से बोलते हैं कि लोमड़ी की जैसी खोपड़ी है उसकी, तो फूक फूक कर कदम रखे, चांद सा निर्मल, इधर कुआं उधर खाई के मैं क्या करूँ, इधर तो कुआं उधर खाओ। तो 6 से 10 साल का बच्चा जो इस तरह की बातें करने लग जाता है, वो अपनी बातों में इस तरह के उदाहरणों का प्रयोग, इस तरह के मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग वो करता है। अगर है टंग ट्विस्ट के बारे में देखेंगे। ये सरल साधारण शब्द होते हैं परंतु
उन्हें एक साथ तीव्रता से बोलना कठिन होता है। उदाहरण के लिए तो देखो ये साधारण से शब्द होते हैं लेकिन सुनने में एक जैसे होते हैं, तो इनको तीव्रता से बोलना क्या होता है, कठिन होता है। जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब चाचा की आवृत्ति हो रही है बार बार में, तो इस शब्द को इसको तीव्रता से बोलना क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है और हम कुछ और ही शब्द निकाल लेते हैं। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला, तो ये इस तरह के खेल बच्चे खेलते हैं। तो अपन ने भी खेला होगा, आपने भी खेला होगा बचपन में, इस तरह के खेल कई खेलते हैं। इसके अतिरिक्त इस उम्र के बच्चों को हास्य व्यंग्य में भी आनंद आता है। बच्चों का इस उम्र का हास्य व्यंग्य भाषा के अप्रत्यक्ष अर्थ पर केंद्रित होता है, यानी कि छोटे छोटे ऐसे वाक्य बनाते हैं जो बड़ों को तो अजीब से लगते हैं कि इसमें भी कोई हंसी आती है क्या, लेकिन बच्चों को तो उस छोटी सी बात में भी क्या आ जाती है, हंसी आ जाती है। तो अप्रत्यक्ष अर्थ पर केंद्रित होते हैं, जिसका कोई अंदर का कोई अर्थ नहीं निकलता, लगता है सीधा साधारण वाक्य बोल रहा है और उस पर भी उसको हंसी आ रही है ना। बच्चे को ऐसे चुटकुले पसंद आते हैं जो बड़ों को बेकार लग सकते हैं। उदाहरण के लिए, राहुल क्या तुम एक गंदा चुटकुला सुनना पसंद करोगे? आकाश, हाँ। राहुल, अब राहुल कहता है एक लड़का मिट्टी में गिर गया। अब देखो ये तो साधारण सी बात नहीं, एक लड़का मिट्टी में गिर गया। तो आकाश, हाँ हाँ हाँ, तो हंसने लग जाता है। राहुल, क्या एक और गंदा चुटकुला सुनोगे? आकाश, हाँ। राहुल, एक लड़की भी मिट्टी में गिर गई। आकाश, हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से उनको छोटी छोटी बातें जो होती है, इस तरह की चुटकुले होते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। जबकि हमारे लिए छोटे छोटे चुटकुले क्या है, हमें तो इसमें कोई मजा ही नहीं आ रहा, लेकिन बच्चों को इस तरह के चुटकुले में क्या आते ही मजा आता है। अगला है सामाजिक संवेगात्मक विकास, कि सामाजिक संवेगात्मक विकास किस तरह से होते हैं। आइए पहले सामाजिक विकास का अर्थ समझ लेते हैं। समाज, बच्चा अपने आसपास के माहौल में रहता है, समाज में रहता है, तो उस समय उनका विकास कैसे होता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यवहारों को सीखना और दूसरों के साथ मिलजुल कर व्यवहार करना आता है। तो देखो सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या आता है कि सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यवहार होते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसा व्यवहार को मान्यता दी गई है जो सभी लोग करते हैं, जैसे कि सही बोलना, सामने वालों के साथ नम्रता से बातचीत करना, उनका आदर करना, सम्मान करना, ठीक है, चोरी नहीं करना, अनुशासन में रहना। ये कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनको सभी लोगों ने क्या किया है, स्वीकार किया है। तो ऐसे कुछ व्यवहार, सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यवहारों को सीखना और दूसरों के साथ मिलजुल कर व्यवहार करना आता है। किस में आता है, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। और संवेगात्मक विकास में क्या आता है, वो अपनी भावनाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करना सीख जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, आप 3-4 साल का बच्चा है, 5 साल से छोटा बच्चा है, वो क्या करता है, अगर उसको कोई खिलौना चाहिए, बाजार में गया, उसकी मम्मी उसको ले गई, उसको कोई खिलौना पसंद आ गया, तो वो क्या करेगा, उस खिलौनों को प्राप्त करने के लिए जिद करेगा, वहाँ पर लौट जाएगा, पोड़ जाएगा। या फिर है ना, जब उसका मन हुआ किसी चीज़ की जिद किया तो वो रोने लग गया, जोर जोर चिल्लाने लग गया, फैल गया, मिट्टी में लौट गया, गुस्सा जाहिर कर दिया। ये नहीं देखता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। उसकी अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, यानी जो करना है वो कहना है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो अब उसकी हरकतें चेंज होने लग जाती है, वो अब अपनी भावनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करने लग जाता है। तो संवेगात्मक विकास का अर्थ है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन भावनाओं को सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीकों द्वारा प्रदर्शित करना। यानी अब जब बच्चा 6-7 साल 8 साल का हो गया तो वो खिलौने की, अगर उसको खिलौना चाहिए तो वो पहले जैसे जिद नहीं करेगा, मिट्टी में लौटेगा नहीं, फैलेगा नहीं, है ना, पछाड़े नहीं खाएगा, रोएगा नहीं ज़्यादा। वो क्या करेगा, अब क्या करेगा, मम्मी मुझे खिलौना चाहिए, मुझे आप ये खिलौना दिलाओगी क्या। तो इस तरह से वो बात करके अपनी भावना को अभिव्यक्त करेगा, न कि पहले जैसे वो जिद करेगा। अगर उसको माता उसको मना भी कर देती कि नहीं बेटा अभी हमें नहीं लेना, हम अगली बार आपको अच्छा से इससे भी अच्छा खिलौना दिलाएंगे, वो बच्चा मान जाएगा। लेकिन उससे छोटा होगा तो अपनी भावना को क्या नहीं कर पाएगा, नियंत्रण नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कई उदाहरण होते हैं। अगर आपने छोटे बच्चे को देखा है और उससे थोड़ा बड़े को देखा है तो आप किस तरह से, इस तरह से कई तरीके से तुलना आप कर सकते हो। दोनों परिभाषाओं में एक समान तो है, वह है सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार। तो दोनों में क्या समानता है, सामाजिक मान्यता प्राप्त व्यवहार, यानी ऐसा व्यवहार करना जो समाज में सबके लिए मान्य हो। मध्य बाल्यावस्था तक बच्चे में सभी प्रमुख संवेग विकसित हो जाते हैं। 6 से 11 वर्ष के बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आ जाता है। वे संवेगों का चुनाव करना, वे उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीकों से अभिव्यक्त करना सीख जाते हैं। संवेगात्मक व सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं और इसीलिए हम इसे बच्चों का सामाजिक संवेगात्मक विकास कहते हैं। तो देखो, संवेगों पर नियंत्रण करना, ठीक है, अपनी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना और सामाजिक विकास, ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। वो बच्चा जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है ना, अपने परिवार है, आसपास है, तो वो कुछ चीज़ों को, नई नई चीज़ों को सीखता है और अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना भी सीखता है। वो देखता है कि हाँ मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए, मेरी कोई भावना है, तो उसमें सामने वाले के साथ कैसे प्रदर्शित करूँ, तो सीख जाता है। तो इस तरह से उसका सामाजिक संवेगात्मक विकास उसको कहते हैं। तो पूछा जाए सामाजिक संवेगात्मक विकास किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना है जब संवेगात्मक सामाजिक विकास साथ साथ होते हैं, और इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, संवेगात्मक सामाजिक विकास कहते हैं, जिसमें संवेगों का विकास होता है,
जब बच्चा अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है, सामाजिक व्यवहार, जो समाज में उचित व्यवहार है, जो सबके लिए मान्य व्यवहार है, वो बच्चा करना सीखता है, तो वो क्या हुआ, सामाजिक व्यवहार कहलाता है, ये सामाजिक विकास कहलाता है। आप जानते हैं कि सामाजिक विकास का तात्पर्य बच्चे की सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित करने की क्षमता है। अब देखो, अब यहाँ से अलग से परिभाषा और बनती है कि सामाजिक विकास क्या है, कि बच्चा क्या करेगा, सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित करने की क्षमता है, जैसे घर, दोस्त, स्कूल आदि। इसका अर्थ है कि कुछ विशेष लोग जैसे माता पिता, खेल के संगी साथी, शिक्षक आदि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। इस पाठ में आने वाले भाग में हम देखेंगे कि ये सब लोग किस प्रकार बच्चे को सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो बच्चा कहाँ से सामाजिक विकास सीखता है, यानी उसके सामाजिक परिस्थितियों में समन्वय करना किस तरह से सीखता है, समायोजित करना किस तरह से सीखता है, तो वो अपने संगी साथी से, माता पिता से, है ना, इसके साथ शिक्षकों से, तो वहाँ पर कई तरह के उसके सामाजिक विकास होते हैं, और वो ये स्थितियाँ भी उसके सामाजिक विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। पहला हम देखेंगे अभिभावक और माता पिता। तो अभिभावक और माता पिता किस तरह से उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करेंगे, वो देखें हम। मध्य बाल्यावस्था वह अवधि है, तो मध्य बाल्यावस्था वह अवधि है जब बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना विकसित होती है। बच्चा अपने आप में पर विश्वास करने लग जाता है कि हाँ, इस कार्य को मैं कर सकता हूँ, तो उसमें आत्मविश्वास जगता है। आत्मसम्मान, यानी उसको अपना सम्मान भी प्यारा होता है। आप उसकी इंसल्ट कर दो, देखो फिर वो आपसे बात नहीं करेगा, आपके पास आना पसंद नहीं करेगा, तो उसको अपना आत्मसम्मान भी क्या होता है, प्यारा होता है। स्वयं में विश्वास रखने वाले माता पिता अपने बच्चों को भी आत्मविश्वास बढ़ाने वाले अवसर प्रदान कराते हैं। तो जो माता पिता अपने आप में विश्वास रखते हैं, ठीक है, वो खुद आत्मविश्वासी होते हैं, तो वो भी अपने बच्चों को आत्मविश्वास प्रदान या आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले कई उनको मौके प्रदान करते हैं। जो भी माता पिता अभिभावक अपने बच्चों को जैसे वे हैं उसी स्थिति में स्वीकार करते हैं और उसे प्रेम करते हैं, बच्चों में आत्मसम्मान की भावना विकसित करते हैं। ऐसे माता पिता बच्चों के लिए स्पष्ट नियम बनाते हैं और गलत कार्य करने पर उन्हें दंड नहीं देते। यदि बच्चा कुछ गलत करता है तो वे उसे उसकी गलती समझाने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे शब्दों में बच्चों को अनुशासित करने के लिए लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं, यानी लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करते हैं, यानी उसको बच्चे को दंड वगैरह नहीं देते, मारते पीटते नहीं है, बल्कि उसकी क्या गलती है, उसने किस तरह से गलती की है, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से बच्चों में क्या करते हैं, उस बच्चों को अनुशासन में लाते हैं, ठीक है। तो ये लोकतांत्रिक तरीका है जो सभी को मान्य होता है। तो इस तरह से लोकतांत्रिक तरीका माता पिता अपनाते हैं और जैसा बच्चा है उसको उसी रूप में उसको स्वीकार करते हैं, बच्चे से ज़्यादा वो अपेक्षा नहीं रखते हैं। अगला है सहोदर संगी साथी। अब देखो, सहोदर संगी साथी किस तरह से उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। सहोदर का तात्पर्य है एक ही आयु वर्ग के विकसित करने वाले बच्चों से है। सहोदर बच्चे यानी कि एक ही हम उम्र के बच्चे होते हैं, ठीक है। सहोदर बच्चे के सामाजिक भावनात्मक कौशल में मदद करते हैं। तो सहोदर बच्चे क्या करते हैं, सामाजिक और भावनात्मक कौशल में क्या करेंगे, वो मदद करेंगे। उदाहरण के लिए बच्चे एक दूसरे से मिलकर ये जान जाते हैं कि सभी अभिभावक को अपने बच्चों से ऊंची अपेक्षाएं होती है। जब बच्चा एक दूसरे से मिलता है, अपनी उम्र के बच्चों से मिलता है, तो आपस में बातचीत करते हैं, यार मेरा बच्चा, मेरी मम्मी तो ये चाहती है कि मैं बड़े डॉक्टर बनूँ, है ना। तो दूसरे कहते हैं मेरी मम्मी तो ये चाहती है कि मैं इंजीनियर बनूँ और मैं इतने अच्छे नंबर से पास हूँ, है ना। तो आपस में क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। तो वो सब समझते हैं कि सबके अभिभावक क्या करते हैं, अपने बच्चों से ऊंची अपेक्षाएं रखते हैं। यदि एक बच्चा लड़खड़ा रहा है तो वे जानते हैं कि दूसरे बच्चे भी लड़खड़ा सकते हैं। दूसरे शब्दों में सहोदर बच्चों की तुलना करने का एक मंच प्रदान करता है। तो सहोदर बच्चे जो हम उम्र के बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं और वो फिर उसमें एडजस्ट करना भी सीखते हैं। अपने साथियों से ही बच्चों को पता चलता है कि सभी माता पिता बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, वे डांटते फटकारते भी है। वो एक दूसरे से सीखते हैं कि हाँ मेरी मम्मी ने आज मेरी पिटाई कर दी, मुझे इस वजह से डांटा। दूसरा बच्चा सोचता है कि हाँ मेरी मम्मी भी करती है, तो इसका मतलब सभी की मम्मियाँ क्या करती है, बच्चा गलती करता है तो उसकी डांट फटकार देता है उनको, या सभी मम्मियाँ बच्चे की डांटती भी है, उसकी पिटाई भी करती है, उसको प्रेम भी करती है। तो इस तरह से बच्चा क्या करता है, फिर अपने आप को उस माहौल में एडजस्ट करना सीख लेता है। वे यह भी सीखते हैं कि किसी भी बच्चे को मनमानी नहीं करने दी जाती। अपनी मनमानी न करने देने पर हो सकता है कि किसी बच्चे को क्रोध आ जाए, परंतु अपने साथियों से बात करने पर उन्हें मालूम होता है कि वही अकेला ऐसा नहीं है जिससे मनमानी नहीं करने दी जाती। सभी बच्चे अपने माता पिता से नाराज हो जाते हैं, परंतु उसके सहोदर उन्हें उनके क्रोध से निपटने में और उन्हें विद्रोही न बनने में मदद करते हैं। क्योंकि देखो, बच्चों को पता चल जाता है अपने साथियों से कि सबके माता पिता ही क्या करते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, उनको मनमानी करने पर रोकते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते हैं। वरना क्या करेगा, अगर उनको पता नहीं चलेगा तो उसको तो यही लगेगा कि बस मेरी मम्मी ही मुझे डांटती है, मेरे पापा ही मुझे डांटते हैं ना, तो वो अपने माता पिता के प्रति विद्रोही बन जाएगा। तो वो अपने संगी साथियों के साथ मिलजुल कर इन स्थितियों को सीखता है, तुलना करता है।
और ऐसी विद्रोही स्थिति से निपटने में, क्रोध से निपटने में उसकी मदद वो उसके संगी साथी करते हैं। अतः जो सुरक्षा माता पिता बच्चों को नहीं प्रदान कर पाते, वह सुरक्षा उन्हें अपनी मित्र मंडली से मिल जाती है। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे अपने माता पिता से कुछ बात शेयर नहीं कर पाते, लेकिन अपने मित्र मंडली से शेयर कर लेते हैं। तो जो कुछ समस्याएं होती है, कुछ सुरक्षा की भावनाएं होती हैं, है ना, जो उन्हें अपने मित्र मंडली से मिल जाती है। बच्चे अपने साथियों से अपने माता पिता के प्रसन्न रखना सीख जाते हैं और इस प्रकार समाज में मिलजुल कर रहने की कला भी सीखते हैं। सहोदर बच्चों को आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। जो जो साथ के बच्चे होते हैं ना, उसके सहोदर बच्चे, हम उम्र बच्चे, वो बच्चे को क्या बनाना सिखाते हैं, आत्मनिर्भर बनाना सिखाते हैं, क्योंकि वो साथ ही साथ मिलकर खेलते हैं, कूदते हैं, साथ में अपना अपना काम वो स्वयं करते हैं, तो आत्मनिर्भर बनता है। निम्न उदाहरण 10 वर्ष के 2 बच्चे के बीच का उदाहरण है। राहुल, तुम कभी रात में अपनी मम्मी से अलग रहे हो? हाँ। कैसा लगता है? ठीक, पर रात को डर लगता है। शायद सभी बच्चे को रात में अकेले रहने में डर लगता है, किंतु फिर भी वे अकेले रह सकते हैं। ये जानकर राहुल भी माँ के बिना अकेले रह सकता है। तो इस तरह की स्थिति से वो क्या होता है, आत्मनिर्भर बनना सीखता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं, सहोदर से बच्चे आपस की समानताएं जान जाते हैं, आपस में उनमें क्या समानता है वो जानते हैं। सहोदर से बच्चे वह सुरक्षा पाते हैं जो बड़े लोग उन्हें नहीं दे पाते हैं। बच्चे समाज में मिलजुल कर रहना सीखते हैं, बच्चे आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, आत्मनिर्भर भी बनते हैं। अगला है स्कूल। तो स्कूल सामाजिक विकास में कैसे भूमिका निभाता है कि बच्चों के सामाजिक संवेगात्मक विकास में स्कूल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्यापक विद्यार्थियों को परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वे बच्चों के अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा करते हैं और उन्हें अनुत्तीर्ण होने पर उनको डांटते हैं। ऐसा करके वे बच्चों के विकास में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए, हर विद्यार्थी अच्छा खिलाड़ी, अच्छा चित्रकार, सिलाई कढ़ाई में निपुण नहीं हो सकता। प्रत्येक विद्यार्थी अच्छा खिलाड़ी, अच्छा चित्रकार, सिलाई कढ़ाई में निपुण नहीं हो सकता। प्रत्येक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम नहीं आ सकता, परंतु प्रत्येक विद्यार्थी किसी न किसी काम में निपुण होता है। जरूरी नहीं है कि वो बच्चा प्रथम आए, लेकिन वो किसी न किसी काम के अंदर वो क्या हो सकता है, निपुण हो सकता है, उसमें हुनर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अध्यापक विद्यार्थियों को उनकी रुचियों के अनुसार कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। याद रखिए, एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए आत्मविश्वास पूर्वक कौशल करना सीखना अति आवश्यक है। तो एक अच्छे वयस्क बनने के लिए आत्मविश्वास पूर्वक कौशल करना क्या है, सीखना अति आवश्यक है। अब ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, वो आप पाठ के पीछे इसके उत्तर दे रखे हैं, वहां से कर सकते हो आप। संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है वो हम देखेंगे। देखो, संज्ञान मतलब क्या होता है। अगर हम संज्ञान शब्द का मतलब देखें, संज्ञान, तो संज्ञान का मतलब क्या होता है, संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ऐसा ज्ञान जो बच्चा अपने वातावरण से प्राप्त करता है, ठीक है, और वो अनुभव से प्राप्त करता है, उसको वो ज्ञान स्थायी हो जाता है, ठीक है। उसमें फिर धीरे धीरे उसमें अनुभव से उसमें परिवर्तन आता रहता है, तो वो क्या कहलाया, संज्ञान कहलाया। ज्ञान, है ना, जो कहाँ से लेता है, वो अपने वातावरण से लेता है। तो ये संज्ञान जो है वो उसको कई तरीके से सोचता है, तर्क करता है, कई तरह की समस्याओं के निपटाने में उसकी सहायता करता है। तो ये तो हो गया संज्ञान। तो संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बच्चे सोचने, तर्क करने और समस्याओं का निराकरण करने की क्षमताओं का विकास करता है। तो ये आपको परिभाषा याद रखनी है। आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञानात्मक विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 7 वर्ष की आयु में निम्न क्षेत्रों में होता है। अब संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में 2 से 7 वर्ष की आयु में, तो कैसे होगा। पहला, वस्तु स्थायित्व। बच्चों में क्या जाता है, 2 से 7 वर्ष की आयु में क्या कौन कौन से संज्ञानात्मक विकास होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ जाता है। यानी कि अभी मैंने पिछले पाठ में बताया था आपको, वस्तु स्थायित्व क्या होता है। वस्तु स्थायित्व यानी होता है कि कोई भी वस्तु है उसका अस्तित्व है, दुनिया में वस्तु है। जैसे कि 18 से 24 माह का जो बच्चा होता है, ठीक है, 18 से 24 माह का बच्चा, उसमें ये वस्तु स्थायित्व गुण आने लगता है। 18 माह से जो छोटा बच्चा होता है, अगर उसके सामने कोई वस्तु है और आप चाहते हो कि वो वस्तु उसके हाथ से छीन लूँ या उसको नहीं दूँ मैं, मान लो कोई चक्कू बच्चे ने ले लिया खेलने के लिए, अभी पता है कि वो चक्कू से अपने को कुछ हानि पहुंचा सकता है, उसकी उंगली कट सकती है, वो छोटा बच्चा है, तो अब उससे खेल रहा है, आप सोचते हो मैं उससे ऐसे लूंगा तो रोएगा, तो आपने क्या किया, वो चक्कू को लिया और फटाफट कह दिया कि उसको तो कौवा ले गया, ठीक है। बच्चा मान जाएगा क्योंकि वो बहुत भोला होता है, उसमें वस्तु इस तरह का गुण ही नहीं आता, वो नहीं समझता कि चक्कू का अस्तित्व अभी भी है, चक्कू कहीं नहीं गया है, तो वो भूल जाता है, ठीक है। तो वस्तु स्थायी का गुण उसमें विकसित नहीं हुआ, इसलिए वो ऐसा सोचता है कि आप उसके सामने से कोई वस्तु लेते हो और उसको पीछे छुपा लेते हो और कहते हो कि वो तो चिड़िया ले गई या वो कौवा ले गया या वो शेर ले गया, तो इस तरह से कहते हुए बच्चा मान जाता है। लेकिन 18 से 24 माह का जब बच्चा होने लगता है, तब आप उसको कह के देखो कि इसको तो कौवा ले गया, वो बच्चा समझेगा कि कोई कौवा नहीं लेके गया, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, उनको पीछे ही है, वो उसको फिर ढूंढेगा, ठीक है, क्योंकि अब वो समझने लग गया कि इस वस्तु का भी दुनिया में अस्तित्व है, यानी कि वो अभी हाँ यहाँ पर ही है, कहीं पर छुपाया नहीं गया है। तो ये गुण उसमें 18 से 24 माह के बीच में आने लग जाता है। तो ये वस्तु इस तरह का गुण जो है 2 से 7 वर्ष के बच्चों में आराम से आ जाता है। निर्जीव वस्तु में जीवित होने का विश्वास। अब देखो, निर्जीव वस्तु को क्या समझता है, वो जीवित समझता है। तो ये 2 से 7 वर्ष के बच्चे में होता है ना। छोटा बच्चा होता है 3-4 साल
3 4 5 साल का बच्चा होता है, वो किसी वस्तु से ठोकर खा के गिर गया, ठीक है, वो गिर जाता है, तो हम क्या करते हैं, वो रोने लगता है, तो उसको चुप करने के लिए हम उस है ना आंगन को ठोकने लग जाते हैं, उस टेबल से जो गिरा है ठोकर खा के उसको मारने लग जाते हैं, जिससे उसको चोट आई है ना, उसको हम पीटते और कहते हैं कि देखो अब ये भी रोएगा, इसको भी तुम्हें को इसने मारा, ठीक है, मैं इसकी पिटाई कर देता हूँ। हम उस टेबल को ठोकते हैं तो वो बच्चा क्या सोचता है कि हाँ टेबल की भी पिटाई हो रही है, तो इसको टेबल को भी दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, वो निर्जीव वस्तु को क्या समझता है, सजीव समझता है, और वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। दूसरों का दृष्टिकोण समझने में कठिनाई, वो आत्मकेंद्रित होता है, उसको दूसरे के दृष्टिकोण से बिल्कुल मतलब नहीं है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहा है, बस उसको तो खुद को जो सोच समझ में आता है, जो खुद को अच्छा लगता है, उसको वही करना है। तो वह दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझता। 6 से 11 वर्ष की अवधि संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। अब बच्चा तर्कपूर्ण ढंग से सोचना समझने लगता है, तो वो तो 2 से 7 वर्ष के बच्चों में था, लेकिन अब 6 से जब 11 वर्ष का होता है, यानी 6 वर्ष का से 11 वर्ष में आने लगता है, तब वह तर्कपूर्ण ढंग से सोचने लगता है। कुछ अन्य मुख्य संज्ञानात्मक विकास इस प्रकार होते हैं। कल्पना व यथार्थ में भेद करना, कि वास्तविक, यथार्थ मतलब वास्तविकता, कल्पना है क्या है, वास्तविकता क्या है, उसमें वो भेद करने लग जाता है। एक छोटे बच्चे के लिए कल्पना व यथार्थ में अंतर करना मुश्किल होता है। एक 4 वर्षीय बच्चे के लिए सेंटा क्लॉज एक सचमुच की व्यक्ति है। देखो, छोटे बच्चा कल्पना और यथार्थ में भेद करना नहीं जानता, लेकिन वो 6 से 11 10 साल का होता है, तब उसमें कल्पना में और वास्तविकता में भेद करना समझ जाता है। जब एक 4 साल के बच्चे के सामने आप सेंटा क्लॉज लेके जाते हो, तो वो क्या सोचता है, वास्तव में सेंटा क्लॉज है और वास्तव में मेरे लिए गिफ्ट लेकर आएगा। जबकि एक 10 वर्षीय बच्चे इसे काल्पनिक समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस ये तो ऐसा ही कुछ खेल है ना, वो समझने लग जाता है। एक छोटा बच्चा समझता है कि शिशुओं को अस्पताल में से लाया जाता है। छोटा बच्चा क्या समझता है कि छोटे बच्चे को तो कहाँ से लाते हैं, अस्पताल से लेके आते हैं, है ना। जबकि एक बड़ा बच्चा आपको बता सकता है कि बच्चे अस्पताल से नहीं लाए जाते। आप भी निश्चित तौर पर ऐसे कई उदाहरण दे सकते है। क्यों, बड़ा बच्चा समझता है कि बच्चे का तो जन्म होता है, वो कोई अस्पताल से थोड़ी लाया जाता है। दूसरा है दूसरे के दृष्टिकोण को समझना। अब 6 से 10 साल का बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण के नजरिए को समझने लगता है। आइए एक उदाहरण ले। रोहन की माता रसोई घर में है और वह उससे एक प्रश्न पूछती है। 5 वर्षीय रोहन, जो दूसरे कमरे में खेल रहा है, सिर हिलाकर माँ के प्रश्न का उत्तर देता है। इस उम्र में रोहन समझता है कि माँ उसे सिर हिलाते हुए देख सकती है। तो एक बच्चा, तो उसकी माँ रसोई में, बच्चा कमरे में बैठा हुआ है, माँ उससे कुछ प्रश्न करती है, तो बच्चा उसके सिर को हिलाकर क्या करता है, उत्तर देता है। वो सोचता है कि मेरी माँ मेरे सिर को हिलाने को देख रही है, जबकि वो तो माँ तो दूसरी मतलब रसोई के अंदर और बच्चा दूसरे कमरे में है। 8 साल की उम्र में रोहन सोच सकता है कि रसोई घर में माँ उसके सिर हिलाने को नहीं देख सकती। दूसरे शब्दों में वे अन्य लोगों के नजरिए को भी समझने लगता है। दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता समानुभूति कहलाती है। दूसरों के दृष्टिकोण को न समझ पाने की असमर्थता को अहमवादिता कहते हैं। अहमवादिता, जब वो दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ सकता। यह क्षमता मध्य बाल्य अवस्था में विकसित होना प्रारंभ हो जाती है। तो जो ये दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की जो क्षमता है, वो मध्य बाल्य अवस्था यानी 6 से 11 वर्ष के दौरान उसमें बच्चे में आने लगती है, और मध्य बाल्य अवस्था के अंत तक इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। और मध्य बाल्य अवस्था का जो अंत होता है, यानी 11 वर्ष तक बच्चा है, वो अच्छे से उसको समझने लग जाता है, दूसरे के दृष्टिकोण को पहचानने लग जाता है, दूसरे के नजरिए को पहचानने लग जाता है, ठीक है, और उसमें अच्छे से और भी बढ़ोतरी हो जाती है। अगला है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि थोड़ी देर पहले कुछ हुआ था, उसको वो दोहरा सकता है, ठीक है। छोटा बच्चा इसको नहीं दोहरा सकता, कि थोड़ी देर पहले मान लो उसके पास में है ना मिट्टी का एक, आप मिट्टी का एक वो लो, मिट्टी की लोद ले लो, यानी कि मिट्टी जो बूंदी हुई मिट्टी होती है, या फिर आटा ले लो, आटे की लोई ले लो। छोटा बच्चा 4 साल तक का है, तो पहले आपने उस आटे की गोली से बेलन बना लिया, ठीक है, तो वो कहेगी आटे से क्या बन गया, बेलन बन गया। अब उसी आटे से फिर आप उसे सांप बना दो, उसी आकृति को मिटा के, तो फिर आप उसके बनाए सांप। तो अब वो क्या कहेगा, जो सांप से पहले जो आकृति बनाई थी वो बच्चा अच्छे से नहीं बता पाएगा उसको, क्योंकि वो पिछले जो कुछ घटनाएं उसके साथ हुई है ना, या पिछली चीज़ें उसने देखी वो उसको भूल जाता है, वो उसके याद में नहीं रहता। तो वो रिवर्सिबिलिटी है। इसी तरह एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे कि आप बच्चे से, छोटे बच्चा जो 3 से 4 साल का बच्चा, उसको पूछो, क्योंकि वो थोड़ा बोलने लग जाता है, पूछो कि बेटा बता, मम्मी और पापा में से आपको सबसे अच्छा आप किसको प्यार करते हो, या मम्मी और पापा में से आप किसको प्यार करते हो। तो वो क्या कहेगा, मैं तो पापा को प्यार करता हूँ, ठीक है। या ऐसे पूछो, मम्मी और पापा में से आपको कौन अच्छा नहीं लगता, तो वो कहता है कि पापा अच्छा नहीं लगते हैं। फिर दोबारा ऐसे पूछा, अब बताओ पापा और मम्मी में से आपको कौन अच्छा नहीं लगता, तो कहेगा मम्मी अच्छी नहीं लगती, कि जो लास्ट में जो शब्द बोला है ना, वही उसके लिए काम का है। वो क्या करता है, भूल जाता है कि पहले क्या बात मैंने बोली थी। आइए एक काम करें, एक 4 वर्षीय बालक को मिट्टी का लोदा दिखाएं, अब इससे एक पलंग बनाएं, इससे बालक को दिखाएं, अब इस पलंग को सांप बनाएं। अब बालक को सांप से पलंग बनाने के लिए कहिए, अब दोबारा उसको सांप से क्या बनाने के लिए कहो, पलंग बनाने के लिए कहो। बालक अपनी असमर्थता दिखाता है, अब उसको वो चीज़ नहीं आएगी, वो असमर्थता दिखाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि भिन्न भिन्न उच्चारणों के विषय में वे पीछे मुड़कर नहीं सोच सकता, पहले क्या हुआ था उसको वो नहीं सोच सकता। मध्य बाल्यावस्था में ये क्षमता विकसित होने लगती है। तो 4 साल का बच्चा नहीं करेगा, लेकिन 6 से 11 साल का बच्चा अब ये
तरीका करने लग जाएगा तो मध्य बाल्यावस्था में वो इस जो पीछे की बातें सोचने की क्षमता, उस क्रिया को सोचना, उस क्रम को सोचना वो शुरू कर देगा। और 11 वर्ष तक बच्चा भली भांति पहले की सब बातों का विवरण दे पाता है। बच्चे के आगे और पीछे के चरणों को सोचने की क्षमता ही रिसीवेबिलिटी कहलाती है। तो आपको पूछा जाए रिसीवेबिलिटी किसे कहते हैं, तो बच्चे के आगे और पीछे के चरणों को सोचने की क्षमता क्या कहलाती है, रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। तो आपको यहाँ से याद रखना और ये उदाहरण भी ध्यान रखना है। अगला संरक्षण मान्यता की भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन नहीं होता। अब वो संरक्षण की मान्यता उसको हो जाती है कि भौतिक वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसको कहते हैं संरक्षण, कि जो भी भौतिक वस्तु मेरे सामने है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मान लो एक उदाहरण लो, छोटा बच्चा आपने घर में देखा होगा जो 4 साल से छोटा है या 5 साल से छोटा है, आपने उसे एक छोटा गिलास है और एक बड़ा गिलास है, ठीक है। आपने छोटे गिलास को दूध का भर के डाल दिया उसको, ठीक है, तो उसको क्या लगेगा, ये दूध मेरा है, पूरा भरा हुआ है, इसको तो मैं कप में पीऊंगा, ठीक है। अब उसी दूध को जो छोटे गिलास में उसको अपने बड़े गिलास में डाल दिया। अब बड़े गिलास में डालते हुए दूध क्या हो गया, कम दिखेगा उसके अंदर, क्योंकि गिलास बड़ा है, मात्रा तो उतनी रही है दूध की, तो क्या कहेगा कि इसमें तो क्या है, दूध कम है, इस बड़े वाले गिलास में मेरे को आपने दूध कम डाला है, मुझे तो भरा हुआ गिलास दो। अब वापस उसको छोटे गिलास में डाल दो, वो पूरा गिलास फिर भर जाएगा, तो वो उसको पी लेगा। उसको क्या लगेगा कि ये जो गिलास है ना उसमें पूरा भरा हुआ है, तो वो मात्रा को नहीं पहचान सकता, उस भौतिक वस्तु में अंतर को नहीं पहचान पा रहा कि उसमें तो परिवर्तन, दूध तो उतना ही है, लेकिन परिवर्तन किस वजह से आया, उसमें उसकी मात्रा में परिवर्तन इसलिए आ रहा है कि एक तो छोटा गिलास है, एक वो बड़ा गिलास है, तो इस तरह से वो करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इस चीज़ की समझ नहीं होती। लेकिन अगर बड़ा बच्चा है और आपको वो बड़ा वाला छोटा वाला गिलास का भरा हुआ दूध आपको उसको बड़े गिलास में भी डाल दोगे तो भी वो समझ जाएगा कि दोनों में मात्रा क्या है, समान है, बस ये है कि ये बड़ा है इसलिए इसमें कम दिखाई दे रहा है, मतलब वो आधा भरा, और जो छोटा है वो पूरा भर गया क्योंकि वो छोटा है, ठीक है, तो वो उस चीज़ को समझ जाएगा। तो संरक्षण की जो परिवर्तन का जो संरक्षण है वो उसमें सीखेगा, लेकिन छोटा बच्चा इसको नहीं समझ पाएगा कि भौतिक वस्तु में अगर उसमें आकार में परिवर्तन हो गया तो उसमें उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये छोटा बच्चा नहीं समझ पाता। यह समझने की योग्यता कि वस्तुओं के भौतिक गुणों में बाह्य परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि बाह्य परिवर्तन कर दिया ना, छोटे गिलास से बड़े गिलास में डाल दिया है ना, तो उसके भौतिक गुण में थोड़ी परिवर्तन हुआ, दूध तो उतना कि उतना ही है। तो ये बच्चा, इसमें छोटा बच्चा नहीं समझ पाता है ना। तो ये समझने की योग्यता कि वस्तुओं के भौतिक गुणों में बाह्य परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं आता, संरक्षण कहलाता है। तो संरक्षण किसे कहेंगे, इसको आपको याद रखना है कि बच्चे की वस्तु के भौतिक गुण में बाह्य परिवर्तन करने से उसके अंदर के गुण में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो ये क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। इसका गुण विकसित छोटे बच्चे में नहीं होता, जबकि 6 से 11 साल के बच्चे में विकसित हो जाता है। आइए एक और काम करें, एक वस्तु के भौतिक गुणों पर एक प्रयोग करके देखते हैं कि बच्चा इससे किस प्रकार समझता है। एक 4 से 5 वर्ष के व एक 9 से 11 साल के बच्चे को ठंडे पेय पीने के लिए बुलाइए। ठंडा पेय यानी कोई शरबत पीने के लिए बुला लो आप, जो 4 से 5 साल का और एक 9 से 10 साल का है। ठंडे पेय की 2 बोतल लीजिए, 2 गिलास जिसमें एक लंबा व एक सकरा व दूसरा चौड़ा व छोटा हो, लेकर समान मात्रा में ठंडा पेय पदार्थ इन गिलासों में डालिए। वही मैंने अभी जो दूध का उदाहरण दिया था वैसा ये दूसरा उदाहरण है, डालिए। क्या होता है, हाँ, पेय पदार्थ का स्तर लंबे गिलास में ऊंचा व चौड़े गिलास में कम होगा। बच्चों के सामने ही गिलास में पेय पदार्थ भरें। अब दोनों बच्चों में एक एक गिलास उठाने को कहिए। आप देखेंगे कि छोटा बच्चा लंबा गिलास ही लेगा, चाहे उसके लिए उसे लड़ना ही क्यों ना पड़े, है ना, क्योंकि वह समझता है कि लंबे गिलास में अधिक पेय पदार्थ है, जबकि बड़ा बच्चा जानता है कि दोनों गिलासों में पेय पदार्थ समान मात्रा में है, चाहे गिलासों का आकार कैसा भी क्यों ना हो। 10 सिक्कों को 2 पंक्तियों में लगाएं। एक पंक्ति में सिक्के एक दूसरे के पास पास लगाए, दूसरी पंक्ति में सिक्के को दूर दूर लगाए। तो एक बार तो क्या लगाया आपने, सिक्कों को पास पास लगा दिया, ठीक है, दूसरी पंक्ति में आपने दूर दूर सिक्के लगाए। अब एक 4 वर्षीय बालक से पूछे कि किस पंक्ति में अधिक सिक्के हैं। बालक कहता है कि जो पंक्ति लंबी है उसमें अधिक सिक्के हैं। तो जो लंबी पंक्ति दिखेगी जहाँ दूर दूर सिक्के लगाए आपने, वो पंक्ति उसमें वो सिक्के ज़्यादा बताएगा, ठीक है। जबकि बड़ा बच्चा है जो 6 से 11 साल के बीच में है, वो इस तरह से नहीं बताएगा, वो तो कहेगा दोनों में समान ही है। जब देखने में कोई वस्तु असमान हो तब उसमें कुछ विशेष भौतिक गुण समझने की क्षमता का संरक्षण कहते हैं। अगला है वर्गीकरण, यानी कि वस्तुओं को बांटना। आपने अवश्य ही ताश के पत्तों को देखा होगा, आप उन्हें कितनी तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। यदि आप यही प्रश्न एक 4 वर्षीय बच्चे से करते हैं तो हो सकता है कि वे उन्हें केवल रंग के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है कि ये लाल पत्ती है, ये नीली पत्ती है, ये काली पत्ती है, तो रंग के आधार पर तो उसको बांट देगा, तो है ना, करने की जिद करेगा। परंतु एक 9 से 10 वर्षीय बच्चा उन्हें कई प्रकार से वर्गीकृत कर सकता है। अतः मध्य बाल्यावस्था में बच्चे को यह ज्ञान हो जाता है कि वस्तुओं का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। अगला श्रेणीबद्ध करना। श्रेणीबद्ध करना, देखो, एक
5 वर्षीय व 10 वर्षीय बालक से एक साधारण पहेली पूछिए। 3 बहनें ए व ब और स है। अ ब से लंबी है और ब स से लंबी है और अ स लंबी है, अ स लंबी है, यह छोटी। 5 वर्षीय बच्चा इसका उत्तर नहीं दे पाएगा, जबकि 10 वर्षीय बच्चा इसका जवाब दे देगा और कारणों की विवेचना करके आपको बता देगा कि कैसे वह उसका उत्तर बता पाया। ऐसा इसलिए है कि मध्य बाल्य अवस्था के बच्चे तथ्यों को बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, अ ब से बड़ा है और ब स से बड़ा है, इसलिए अ बड़ा है किससे? स से, या स छोटा है किससे? अ से। वस्तु को क्रम को व्यवस्थित करने की श्रेणीबद्ध कहलाता है। तो वस्तु को क्रम से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध करना कहलाता है। समय और गति। अब छोटा बच्चा समय को नहीं पहचान पाता, जबकि जब 10 से 11 वर्ष का बच्चा होता है वो समय को पहचानने लग जाता है। एक 10 से 11 वर्ष के बच्चे को समय व गति का ज्ञान हो जाता है। वह घड़ी के समय देख कर बता पाता है। उसे जल्दी, देर, पहले, धीरे, अभी या बाद में शब्दों की समझ होती है। इसी भांति वह गति के विषय में भी समझ सकता है और उसको बता सकता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार से जल्दी अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाएगी। क्या अब आप मध्य बाल्य अवस्था के संज्ञानात्मक विकास के गुणों को संक्षेप में बता सकते हैं? निम्नलिखित सूची देखिए। देखो, मध्य बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के गुण। पहला है कल्पना व यथार्थ में अंतर, अब इसको शॉर्ट में बता रखा है। दूसरा है अहमवादिता या समानुभूति। तीसरा है रिवर्सिबिलिटी। चौथा है संरक्षण। पांचवा वर्गीकरण। छठा श्रेणीबद्ध करना, समय व गति का ज्ञान करना। ये सभी हमने विस्तार से अभी पिछले पॉइंटों में पढ़ा है। अन्य विकास की बातें। संज्ञानात्मक विकास आनुवंशिकता व वातावरण पर निर्भर रहता है। प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित बौद्धिक क्षमता लेकर जन्म लेता है, परंतु उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि वह जन्मजात क्षमताएं किस प्रकार विकसित हुई है। हर बच्चे में बौद्धिक क्षमताओं को लेकर वो जन्म लेता है, लेकिन वो ये बौद्धिक क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वो जहाँ पर उसका जन्म हुआ है उसको उन क्षमताओं को किस तरह से उसको विकसित किया गया है। यदि किसी बच्चे ने कभी भी कोई लिपि नहीं देखी, तब वह किस प्रकार समझ पाएगा कि लिपि का अर्थ क्या होता है। यदि बच्चे को कुछ वस्तुओं को श्रेणीबद्ध करने का अवसर ही नहीं मिला, तो उसे उसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होगा। एक अच्छे वातावरण में रहकर और कई गतिविधियों में भाग लेकर ही बच्चा अपनी बौद्धिक क्षमताओं को अधिकाधिक विकसित कर उनका उपयोग कर सकता है। यानी कि अगर किसी बच्चे को किसी वस्तु को देखने का अनुभव ही प्राप्त नहीं हुआ, तो वो वस्तु को पहचान ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से उसको अलग अलग तरह की गतिविधियां हम करवा के बच्चे का जो है उसकी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। अतः प्रत्येक बच्चे को स्वच्छ व प्रोत्साहनपूर्ण वातावरण में बड़े होने का अवसर प्रदान करें। याद रखें कि सभी विकास आपस में से संबंधित थे और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यदि बच्चा स्वस्थ है, तब वह कार्य करने व सीखने में के लिए भी तत्पर रहेगा। वह अपने उन्नति से प्रसन्न रहेगा और अपने सहोदर व मित्र से मिलजुल कर रहेगा। खराब स्वास्थ्य का अर्थ है ऊर्जा की कमी, चिड़चिड़ापन व निराशा। तो अगर देखो बच्चा स्वस्थ है तो वो हर तरह का कार्य करने के लिए उत्सुक रहेगा, अपने सहोदर अपने मित्रों के साथ भी मिलजुल कर रहेगा और हमेशा प्रसन्न रहेगा। जबकि उसे स्वास्थ्य उसका खराब है तो उसमें ऊर्जा की कमी आएगी, चिड़चिड़ा रहेगा, निराश में रहेगा, तो कुछ भी चीज़ें नहीं सीख पाएगा, तब बच्चा कम दोस्त बना पाएगा। तो ये स्थिति उसके साथ होती है। अभी कुछ पाठगत प्रश्न है, ठीक है, आपको इसको सही करना है। अभी आपने क्या सीखा? तो इस पाठ को शॉर्ट में बता रखा है कि शारीरिक विकास में क्या होता है। कद का बढ़ना, वजन बढ़ना, शारीरिक अनुपात में बदलाव, दांत, हड्डियों, मांसपेशियों का विकास होना। गत्यात्मक विकास में क्या होता है? स्थूल मांसपेशियों का समन्वय, सूक्ष्म मांसपेशियों का समन्वय, ये हमने पढ़ा है। मध्य बाल्य अवस्था में ये सभी गत्यात्मक विकास होता है। भाषा का विकास होता है, जिसमें समझता है भावार्थ समझने लग जाता है, मुहावरे, तोड़ने मरोड़ने जाने वाले शब्द समझता है। सामाजिक भावनात्मक विकास में क्या प्रभावित होता है कि अभिभावकों द्वारा प्रभावित होता है, सहोदर द्वारा, स्कूल द्वारा प्रभावित होता है। संज्ञानात्मक विकास जो है काल्पनिकता का व यथार्थ को समझता है। समानुभूति, रिवर्सिबिलिटी, संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्ध करना, समय व गति का ज्ञान आदि वो सीख जाता है। तो ये सभी हमने विस्तार से इस पाठ में पढ़ा है। अब ये कुछ पाठगत प्रश्न हैं जो पाठ के अंदर से ही आपको आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पाठ को अच्छे से समझा है तो इसके आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये पाठ में जो बीच में प्रश्न आए उसके आंसर यहाँ पर दे रखे होते हैं, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पाठ्य पुस्तक से भी इस पाठ को दोहराएं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पाठ समझ में आ जाए और याद हो जाए। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई लाइन समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।